Hello, Assalamu alaikum. Anyone in the class? Uh, am I audible? Anyone is in the class? आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इन्वायरमेंटल साइंस का, जिसमें हम लोगों ने करनी है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, ठीक है। और कल थोड़ा सा मैंने स्केड्यूल बता दिया था, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से ही, ठीक है। जो इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर है वो हमारे मतलब वो बहुत ज़्यादा जनरल है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं ये जो चैप्टर्स हैं इसका मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स और हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट्स, ठीक है, चैप्टर ये है हमारे पास। तो ऐसा है कि मैं स्टार्ट करती हूँ, मुझे 1 मिनट दे दें प्लीज़। 1-2 मिनट बल्कि चलें वेट भी नहीं करते, ठीक है। मैं कमेंट्स में आप लोग मुझे बता दें, जो 3-4 हैं हम लोग स्टार्ट कर लें। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है, ये सिलेबस भी मैं साथ साथ देखती हूँ, ये मेरे ख्याल से हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट्स है, ठीक है। यस, हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट्स है और उसमें हमारे पास टॉपिक है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स का, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहले ये बताते हैं इसमें कि हमारे पास इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुई। बेसिकली हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस का कॉन्सेप्ट और इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी ये हमारे पास आई कहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा हुआ था, मैं आपको जनरल थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ कि हमारे पास रिचल कार्सन, ठीक है। रिचल कार्सन हमारे पास एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी। तो एक दिन वो उठती हैं सुबह और वो जो देखती हैं बर्ड्स वगैरह देखती हैं, तो वो मतलब डेली वो उठती थी मॉर्निंग में, ये एक जनरल सी बात है, ठीक है। डेली वो उठती थी मॉर्निंग में तो देखती थी कि उनके कमरे के मतलब रूम के बाहर जो है तो बहुत सी बर्ड्स होती थी। एक दिन वो उठती हैं तो वो देखती हैं कि बर्ड्स की तादाद कम होती जा रही है, ठीक है। उस ज़माने में ऐसा था कि उनकी एक बुक फिर उन लोगों ने उनने इस टॉपिक पे लिखी थी, साइलेंट स्प्रिंग के नाम से। उस वक्त में ऐसा हुआ था कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो वो पेस्टिसाइड्स के यूज़ की वजह से हमारे पास जो थी ना, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हमारे पास आना शुरू हो गए थे, ठीक है। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आना शुरू हो गए थे, तो ये वहाँ पे हमारे पास जो क्या थी, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स का ज़माना एक ऐसा ज़माना था कि वहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 भी थी और कुछ ऐसे हमारे पास इम्पैक्ट्स हो गए थे कि हमारे पास ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे, इन्वायरमेंटल इंसिडेंट्स हो गए थे कि वहाँ से हमारे पास फिर ये इन्वायरमेंट के बारे में सोच और इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी और ये चीज़ वजूद में आई, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वैसे बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट या इकोलॉजी मूवमेंट्स, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होती हैं कि इसमें हमारे पास ग्रीन पॉलिसीज़ होती हैं। अच्छा, ग्रीन पॉलिसीज़ क्या हैं, ये जितनी भी हमारे ग्रीन पॉलिसीज़ हमारे पास ये हैं कि जितनी भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पॉलिसीज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। या जितनी भी हम अपने पास ये डिफॉरेस्ट्रेशन या पोल्यूशन या इन चीज़ों को कम करने के लिए जो भी पॉलिसी होंगी वो हमारे पास ग्रीन पॉलिसीज़ कहलाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इन्वायरमेंटल मूवमेंट या इकोलॉजी मूवमेंट है क्या चीज़। इकोलॉजी मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट हमारे पास वो ग्रीन पॉलिसीज़ आती हैं, ठीक है। और ग्रीन पॉलिसीज़ आती हैं जिसमें हमारे पास डाइवर्स सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कवर करती हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि जो आप चीज़ आपको समझ नहीं आए वो मुझसे आप एंड में पूछ लें, ठीक है। और अगर अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों को साथ साथ डेफिनेशंस वगैरह लिखवाती जाऊंगी, या जो जो मैं बोलती जा रही हूँ बस आप वो नोट करते जाएं, ठीक है। फिर जब आप जो भी अपनी स्पेसिफिक बुक वगैरह फॉलो करेंगे तो आपको ये बातें समझ आती जाएंगी ईज़िली, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंटल मूवमेंट हमारे पास क्या है, ग्रीन पॉलिसीज़ हैं, इसमें हमारे पास डाइवर्स हमारे पास वो ग्रीन पॉलिसीज़ को देखते हैं, साइंटिफिक, सोशल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट या इन्वायरमेंटलिज्म बेसिकली है क्या, ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल मूवमेंट है वर्ल्ड में, ठीक है। और ये हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे है, जो हमारे पास कवर करती है इश्यूज़ जैसे पोल्यूशन, जिसमें हमारे पास एयर, वाटर, नॉइस, एटमॉस्फेयर, हर तरह की पोल्यूशन आती है, ठीक है।
साथ साथ ओजोन डिप्लीशन की बात की जाती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की जाती है, रिवर सिस्टम मैनेजमेंट की बात की जाती है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी वो इश्यूज़ जो हमारे पास ग्लोबल लेवल पे हैं, जो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास ये है कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादातर इश्यूज़ हमारे पास अब इन्वायरमेंटल सेम ही हो गए हैं। ठीक है, पोल्यूशन है अगर हमारे पास नेशनल लेवल पे है तो वो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे भी है। अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो वो अब इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई है कि अगर वो नेशनल लेवल पे है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास रिवर सिस्टम मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास है ये नेशनल इंटरनेशनल एक ही हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो इन्वायरमेंटलिज्म है, ठीक है, वो हमारे पास डिस्कस करती है क्या नाम है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो कि ग्लोबल लेवल पे है, जैसे कि हमारे पास ओजोन डिप्लीशन हो गई, जैसे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो गई, जैसे कि पोल्यूशन हो गई, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो थी ना, उसमें हमारे पास 3 किस्म के बिलीव्स थे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट में हमें ये कहा जाता था, मतलब 3 चीज़ों पे वो लोग फोकस करते थे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट में ये कहते थे कि हम अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ये, कि ना सिर्फ हम अपनी इन्वायरमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें अपने लिए, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी। ठीक है, यानी वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसका हम बददरीग इस्तेमाल ना करें, कि मतलब वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए रहें ही ना। ठीक हो गया। दूसरी बात, इन्वायरमेंटल मूवमेंट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जितनी हमारे पास इंसानों की जितना हक है इन्वायरमेंट पे, उतना ही हक है वर्ल्ड्स के प्लांट एनिमल्स को भी एक अच्छी लाइफ गुजारने का। ठीक है, यानी जितनी रिसोर्सेज पे हमारा हक है, उतना ही हमारे पास जो जानदार हैं इस हमारे प्लेनेट पे, उनका भी उतना ही हक है। ठीक हो गया। दूसरी बात वो ये करते हैं कि जो रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज़ है, वो हमारे पास रिड्यूस कर दे कंजम्पशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स को और जो प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट को। इस पॉइंट को मैं दोबारा क्लियर करती हूँ, एक दफ़ा मैं कम्प्लीटली बता दूँ तो। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को और प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट को उनको डिक्रीज़ करना चाहिए, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है चूँकि, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें जो हमारे पास इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हों। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट चलता है कि जो डेवलप नेशंस हैं वो हमारे पास जो हैं, तो इन्वायरमेंटल साइंस का ये कॉन्सेप्ट है कि जो डेवलप नेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो कंज्यूम कर जाती हैं डेवलप नेशंस। ठीक है, और उसी लिहाज से उनका जो वेस्ट प्रोडक्शन है, तो उसी लिहाज से उनका वेस्ट प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। ठीक है, जब हम कार्बन फुटप्रिंट पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ देखने में मिलेगी कि हमारे पास जो डेवलप नेशंस हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उन इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो डेवलप नेशंस थी, तो उन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू जो नेशंस हमारे पास डेवलप्ड हो गई, तो उनका ज़्यादा रोल है पोल्यूशन में, ना कि डेवलपिंग नेशंस का। ठीक है, डेवलपिंग नेशंस तो ये कर रही हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ नहीं यूज़ करती। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होती। ठीक है, चीप कॉस्ट की होती हैं, ऐसे यूज़ करती हैं। लेकिन जो डेवलप नेशंस हैं वो लोग ऑलरेडी अपना रोल प्ले कर चुके हैं इन तमाम ये क्या इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स में। ठीक है, पोल्यूशन में, ये सारी, तो वो हमारे पास कहते हैं कि जो ग्रीन क्या नाम है इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, तो उसका एक हमारे पास पॉइंट ये था कि जो हमारे पास रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं वो अपनी कंजम्पशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स क्या हैं, ये हमारे पास ऑयल, गैस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अपनी प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट को ये लोग डिक्रीज़ करें। ठीक है, साथ साथ तो ये लोग ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, चूँकि अभी ये लोग डेवलप हो रही हैं, तो ये अपनी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कर रही हैं, या ये जो अपनी डेवलपमेंट कर रही हैं, तो उसके दौरान ये लोग इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वेज यूज़ करें और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करें। ठीक है, ताकि ये लोग जो हमारी इंडस्ट्रियलाइज नेशन से, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री से जो मिस्टेक्स हो चुकी हैं वो ये रिपीट ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 के 7 मुझे बता दें क्लियर है, तो मैं फिर आगे जाऊँ फेजेस ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट पे। जो स्टूडेंट्स हैं मुझे रिस्पांस दे दें ताकि मैं आगे जाऊँ फेजेस ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट पे। ठीक है,
सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट था नहीं, ठीक है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं हमारे पास, इन्वायरमेंटलिज्म हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास एक सोशल मूवमेंट है जो हमारे पास इंटरनेशनल इश्यूज़, ठीक है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कवर करती है, ठीक है, जो हमारे पास ग्लोबल लेवल पे हैं। इस तरह एक आध कोई कमेंट कर दे ताकि मुझे समझ आ जाए। इंटरेक्टिव सेक्शन होना चाहिए। अब हमारे पास ये है, इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल जो मूवमेंट थे उसके हमारे पास ठीक हो गया। इन्वायरमेंटल जो मूवमेंट है उसके हमारे पास दो तीन पॉइंट्स थे, या ये कह सकते हैं कि उनके जो दो तीन कॉन्सेप्ट थे जिसको लोग कवर करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है फेजेस ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट। हमारे पास इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो हुई हैं तो वो हमारे पास दो फेजेस में हुई हैं। पहले हमारे पास था अर्ली कंजर्वेशनिस्ट मूवमेंट थी, ठीक है। उसके बाद जो आजकल हैं वो, या उसके बाद जो आई हैं वो हमारे पास मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, ठीक हो गया। जो हमारे पास अर्ली कंजर्वेशनिस्ट मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं उस मूवमेंट को, और वो हमारे पास रोजवेल्ट, ठीक है, रोजवेल्ट, थियोडोर रोजवेल्ट ने हमारे पास वो की थी, स्टार्ट की थी। और कंजर्वेशनिस्ट हमारे पास फोकस करते हैं, देखें कंजर्व से ही निकला हुआ है वर्ड, ठीक है। कंजर्वेशनिस्ट का ये व्यू पॉइंट होता है कि जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग एक एफिशिएंट वे में हम लोग यूज़ करें, ठीक है। और जबकि मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म जो है वो हमारे पास ये कहता है कि हम लोग क्या करें कि ऐसे मैनेज करें रिसोर्सेज को जो हमारे पास फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इजी हो, ठीक है। मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट को देखते हुए, फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए हम लोग अपनी रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, ठीक है। अब हमारे पास ये था कि जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में हर चीज़ को नुकसान पहुंचा था, ठीक है, तो वहाँ से ही हमारे पास ये मूवमेंट्स जो थी इसको थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास वो हुआ था, ग्रोथ हुई थी। हुआ ये था कि जैसे ही हमारे पास पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की जो इकॉनमी थी, ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारे पास 2 थी, इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, ठीक है। और फिर हमारे पास ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोलैप्स करने के बाद जब वो लोग अपने उसके ऊपर, रूटीन के ऊपर, लाइफ के ऊपर आना शुरू हुआ, तो उन लोगों ने ये किया कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह होना शुरू हुई, ठीक है। और उसमें हमारे पास ये हुआ कि तब हमारे पास जो एक्सपेंशन जो होना शुरू हुई, तब हमारे पास वहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट को लगा, या वहाँ पे जो हमारे पास जैसे थियोडोर रोजवेल्ट है वगैरह, इन सब को लगा कि अब हम लोग ये करें कि हम लोग इसके साथ साथ चूँकि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, चूँकि हमारे पास डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, तो हम इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है तो उसको हम अपने इकनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ माइंड में रखते जाएं, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा क्लीनर, सेफ़र और ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करें, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास जो कंजर्वेशनिस्ट मूवमेंट थी, फिर यही हमारे पास बुनियाद बनी मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट की, ठीक है। हमारे पास इसमें ये लोग यही कहते थे कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल स्पेसेस हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है, वो आपका रॉ मटेरियल नहीं है कि उसको कोई भी आ जाए और यूज़ कर ले और बस वो एक दिन ख़त्म हो जाए, ठीक है। हमें उनको प्रिजर्व करना है, हमने उनको कंजर्व करना है, हमने उसका ऐसा एफिशिएंट यूज़ करना है कि वो हमारे पास एक डेवलपमेंट अगर होती है, ठीक है, अगर हम लोग, मतलब वो ये कहना चाहते थे कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इतना ज़्यादा फोकस ना करें कि हमारे पास ये फॉरेस्ट और रिवर्स, इसको जस्ट हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करें और ये हमारे पास ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वो लोग ये कहते थे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गया, जो कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर किसी की मलकियत नहीं है। अब हम लोग जाएं और हम लोग अगर क्या नाम है, मैच फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, माचिस की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने किसी फॉरेस्ट को देख लिया और हम धराधर वहाँ से दरख्त काटते जाने की, ये तो भाई रॉ मटेरियल है और ये तो किसी की मलकियत नहीं है, तो बस खैर हम इसको यूज़ करते जाएँ, हमारी तो फैक्ट्री बननी है। तो वो जो कंजर्वेशनिस्ट मूवमेंट थी वो इस चीज़ों के ख़िलाफ़ थी। अगर रिवर है तो उसमें हम मछलियाँ भी हम लोगों ने पकड़ ली और हम वहाँ पे वेस्ट भी डंप कर रहे हैं और सब कुछ हम लोग कर रहे हैं कि भाई इसका तो कोई पूछने वाला है नहीं, ये तो हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास अल्लाह की तरफ से गिवन है हमें, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बस धराधर हम करते जाएँ। तो वो लोग ये कहते हैं, कंजर्वेशनिस्ट मूवमेंट हमारे पास इस चीज़ के बारे में थी कि जो हमारे पास नेचुरल स्पेसेस हैं, फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स हो गए, ये चीज़ें जो हैं हमारे पास, तो इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने प्रिजर्व करना है। ये वो नहीं है कि बस मुफ्त का माल है और रॉ मटेरियल है तो हम इसको यूज़ करते जाएं, ठीक है। इसके लिए वो लोग हमें ये सोल्यूशन देते थे कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे पास क्या करे कि नेचुरल स्पेसेस जो हैं उसको इस्टेब्लिश कर दे नेशनल पार्क्स में, ठीक है, या उसको ये लेबल कर दे कि नेशनल पार्क है,
ठीक है। ये हमारे पास क्या नाम है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इसमें हमारे पास कर दी जाए। मतलब अगर वो नेशनल पार्क ये होता है कि अगर नेशनल पार्क का टैग कहीं लग जाता है तो उसमें आप लोग उसका ये रूल होता है कि वहाँ से ना आप लोग कोई चीज़ उठा सकते हैं, ना वहाँ पे आप लोग कोई चीज़ रख सकते हैं गवर्नमेंट के अलावा, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको नेचुरल स्पेसिस को नेशनल पार्क या नेशनल स्पेसिस का नाम दे देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रिजर्व हो जाएंगी। फिर वो हुकूमत अपने तौर तरीके पे अपनी रेगुलेशंस के मुताबिक उसको यूज़ करेगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था कि ये जो प्रिजर्वेशनिस्ट का प्रिजर्व करना, ठीक है, नेचुरल स्पेसिस को प्रिजर्व करना, ऐसी स्पेसिस जो हमारे पास मतलब नेचुरल हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के बारे में ये हमारे पास मूवमेंट्स थी। अच्छा, अब दूसरी बात हमारे पास दूसरी थी मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट। ये हमारे पास क्या हुआ था कि 1960s और 1970s में हमारे पास क्या था, देखें वो जो हमारे पास कंजर्वेशनिस्ट मूवमेंट थी वो हमारे पास नॉन रेजिडेंशियल एरियाज़ के बारे में थी, ठीक है। मतलब वही कि जो फ्री स्पेसेस हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। अब उसमें हमारे दूसरी जो हमारे पास मॉडर्न मूवमेंट है, अब इसमें हमारे पास ये काम हुआ कि जैसे जैसे अब ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इन्वामेंटल मूवमेंट और इन्वामेंटल जो सेंस है, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में जो सेंस है वो हमारे पास डेवलप होना शुरू हो गया था 1960s में और 1970s में, ठीक है। 1960 और 1970s में हमारे पास ये होना शुरू हुआ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट ये डिस्पोजल वगैरह होना शुरू हुआ। कुछ वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह इन्वायरमेंटल इंसिडेंट्स वगैरह शुरू हुए कि हम लोगों ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे इन्वायरमेंट इश्यूज़ मतलब सिंपल से हमारे पास वो कम्प्लेक्स होते गए, ठीक है। पहले तो यही था कि हल्की फुल्की पोल्यूशन है या हमारे पास वेस्ट डम है या इस तरह सब कुछ, लेकिन 1960s 1970s और फिर एट द एंड ऑफ द सेंचुरी आते आते हमारे पास ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे इश्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए, ठीक हो गया। अब हमारे पास फिर मूवमेंट आई, मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट आई, और इसमें हमारे पास मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट में हमारे पास क्या था कि उनका फोकस था चार चीज़ों पे, ठीक है। सबसे पहले वो लोग बात करते थे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में हमारे पास क्या था कि हमने कंजर्व करनी है सारी नेचुरल डिफॉरेस्ट्रेशन के थ्रू, रिसाइकलिंग के थ्रू, पोल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन सस्टेन करनी है नेचुरल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने ये बोला हमें कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कंजर्व करते हैं नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। नेचुरल एस्पेक्ट्स का क्या मतलब है, वही फ्री स्पेसेस वाला, ठीक है। इनका वो आइडिया वही है कि जो फ्री स्पेसेस है हमारे पास, फॉरेस्ट हो गए, जैसे कि हमारे पास क्या नाम है रिवर्स हो गए, वाटर बॉडीज़ हो गई, ठीक है, इन सब को हमने कंजर्व करना है, इन सब को हमने सेव करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन के थ्रू, अगर डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, अगर ट्री की बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है तो हमने उसको डिफॉरेस्ट्रेशन के थ्रू कंजर्व करना है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या नाम है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमने रिसाइकलिंग करनी है, यानी हमने नेचर को प्रिजर्व करना है, ठीक हो गया। दूसरा था इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ हमारे पास ये था कि इन्वायरमेंटल हेल्थ में हमारे पास वो तमाम स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जैसे क्लीन वाटर, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड आइडियाज़ थे उस वक्त में 1970s में 1980s में, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इन्वायरमेंटल इश्यूज सामने आते जा रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इन्वायरमेंटल जो सेंस थी, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के बारे में सोच समझती वो बढ़ती जा रही थी, ठीक हो गया। इन्वायरमेंटल हेल्थ में ये लोग क्या करते थे कि कहते थे कि क्लीन वाटर होना चाहिए, सीवेज हैंडलिंग के एफिशिएंट वेज होने चाहिए, सीवेज हैंडलिंग के ऐसे वेज होने चाहिए कि एफिशिएंटली उसको हैंडल किया जाए, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे पास स्टेबल होनी चाहिए, तमाम इश्यूज हमारे पास इन्वायरमेंट से लिंक हैं, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, आपकी रिसोर्स डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगी, आपके फॉरेस्ट, आपके वाटर बॉडीज़, आपकी इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक हैं, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल होगी तो आप अपनी आप जो अपनी अर्थ है, इसकी जो रिसोर्सेज हैं उसको आप लोग मीडियम लेवल, मतलब उसको आप लोग सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये हम लोग कार्बन फुटप्रिंट में पड़ेंगे, ठीक है। आप लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप लोगों के पास जो आप लोगों की अर्थ आप लोगों को वो रिसोर्सेज उस पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे पास इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड चीज़ है,
ठीक है। फिर हमारे पास ये हुआ कि प्रिवेंटिव मेडिसिन होना चाहिए, न्यूट्रिशन और ये डाइट वगैरह अच्छी होनी चाहिए, तमाम चीज़ें इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड हुई। फर्स्ट पॉइंट इनका था इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का, दूसरा पॉइंट था इनका इन्वायरमेंटल हेल्थ का, तीसरा पॉइंट था इनका इन्वायरमेंटल जस्टिस का। इन्वायरमेंटल जस्टिस में ये हमारे पास इन लोगों ने ये बात निकाली थी कि जैसे जितना अमीर को, एक इलीट क्लास बंदे को साफ इन्वायरमेंट का हक है, उतना ही आपके किसी भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या किसी भी लो क्लास को उतना ही हक है। ठीक हो गया। दूसरी बात वो लोग ये करते हैं कि क्या करते हैं कि जो इलीट क्लास है या हमारे पास जो अपर मिडल या जो हमारे पास मतलब अच्छी क्लास, ठीक है, वो हमारे पास गार्बेज डंप कर देते हैं, फैक्ट्रीज़ पे डंप कर देते हैं, हाईवेज़ में डंप कर देते हैं। ठीक है। तो इन्वामेंटल जस्टिस होनी चाहिए। ठीक है। जितना आपको सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट का हक है, उतना दूसरे भी किसी बंदे को सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट का हक है। ठीक है। तो रेसिज्म और क्लासिज्म की बेस पे इन्वायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंटल जस्टिस करनी चाहिए कि रेसिज्म और क्लासिज्म को नहीं देखना। ठीक हो गया। इसके बाद इनका चौथा पॉइंट था इकोलॉजी मूवमेंट। ठीक है। उसमें ये लोग कहते हैं कि हम लोग इकोलॉजी में हमारे पास ये कहा जाता है कि ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्ट करता है। ह्यूमन इकोलॉजी बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। इकोलॉजी बेसिक हमारे पास ये चीज़ होती है। तो हमारे पास जो अब मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास उनमें 4 चीज़ें कवर हुई: इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल जस्टिस और इकोलॉजी मूवमेंट। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कोई कमेंट कर दें, कोई मुझे सजेशन दे दें। मैं इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। कैसा जा रहा है अभी तक? कोई पॉइंट क्लियर ना हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो जल्दी से 1-2 मिनट में पूछ लें कि फिर हम लोग आगे जाएं। 10 to 11 ही हम लोग क्या करेंगे। अभी स्टार्ट है थोड़ा सा आप लोगों को, खैर फेमिलियर टर्म्स हैं, कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर ये है कि इंशाल्लाह हम लोग ये आगे करेंगे तो हम लोग कॉन्फ्रेंसेस और वो चीज़ें करना शुरू हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सा काइंडली कमेंट में बता दें आप लोग, थोड़ा सा इंटरेक्शन शो करें तो मैं आगे जाऊँ। ठीक है। बाकी थोड़ा सा कोई इंटरेक्शन शो कर दें ताकि मैं आगे जाऊँ। या ऐसा करती हूँ, मैं पॉइंट नेम्स रिपीट कर दें। अच्छा, पॉइंट नेम्स ये हैं, एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंट को हम अच्छा ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है। दूसरा इन्वायरमेंटल हेल्थ है। तीसरा इन्वायरमेंटल जस्टिस है। और चौथा हमारे पास है इकोलॉजी मूवमेंट। ठीक है। मॉडर्न इन्वायरमेंट मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इन 4 चीज़ों को फोकस करती हैं। प्राइमरी फोकस जो है उनका इन 4 चीज़ों पे है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट। अभी तक जो मैंने आपको बताई है उसमें हिस्ट्री थोड़ी सी कम थी, उसमें मूवमेंट्स का ज़्यादा जिक्र हुआ था। अब ये मूवमेंट्स शुरू कहाँ से हुई, अब ये मतलब सूरत हाल कहाँ से स्टार्ट हुई। हमारे पास ऐसा था कि मैंने आपको भी बताया भी है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हमारे पास एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। ठीक है। तो जब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई तो स्मोक पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू कोल की ग्रोथ ज़्यादा हो गई, कोल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने लगी। ठीक है। जो हमारे पास फॉसल फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल, गैस। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास केमिकल डिस्चार्जेस भी ज़्यादा होने शुरू हो गए, अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो हमारे पास जो पॉलिटिकल प्रेशर था, ठीक है, हमारे पास जो पॉलिटिकल प्रेशर था वो हमारे पास बढ़ना शुरू हो गया। मतलब लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी कि ये क्या सिलसिला हो रहा है। ठीक है। अर्बन मिडिल क्लास जो हमारे पास थी, ठीक है, अर्बन मिडिल क्लास जो हमारे पास थी, तो वो हमारे पास ये थी कि वो फिर उठी है और वहाँ से हमारे पास लोग आना शुरू हुए हैं। ठीक हो गया। इसमें रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। अच्छा, इसमें हमारे पास डिकेड्स हैं। ठीक है। 10 ईयर्स के दौरान बताई गई हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स कैसे कैसे बदलती गई। फर्स्ट डिकेड जो हमारे पास है 1960s और 1970s में, इसमें वो बताते हैं कि हमारे पास एक
1960s में और 1970s में हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पे हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुआ सिलसिला, तो वो यही था कि रेचल कार्सन थी, उनकी एक बुक थी साइलेंट स्प्रिंग के नाम से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वो स्टार्ट होती है अमेरिकन एनवायरमेंटल मूवमेंट, ठीक है। वो यही था कि हमारे पास डीडीटी का हमारे पास जो था ना यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका था, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुका था, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास डीडीटी के कंसर्न के मुताबिक हमारे पास फिर वो इसने रेचल कार्सन ने बुक लिखी कि भाई डीडीटी हमारे पास इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक स्प्रिंग है, एक मॉर्निंग है, एक स्प्रिंग की मॉर्निंग है, वो साइलेंट है, वहाँ पे हमारे पास कोई बर्ड नहीं है, ठीक है। वैसे चिड़ियों की और बर्ड्स की चहचहाहट होती है, और यहाँ पे हमारे पास कोई बर्ड्स नहीं है, यानी हमारे पास वो इतनी ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हमारे पास यूज़ होना शुरू हो गए कि हमारे पास इतना ज़्यादा हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स उनका हमारे पास इतना ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया, इंडस्ट्री की ग्रोथ वगैरह और उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा, एग्रीकल्चर उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस होना शुरू हो गया कि ये हमारे पास ह्यूमन हेल्थ और एनिमल लाइफ को थ्रेटन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो रेचल कार्सन ये कहती हैं कि कहती थी कि अगर इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट होनी शुरू हो गई, ठीक है, तो इवेंचुअली हमारे पास ये होगी कि जो बर्ड्स हमारे पास सेंक करती थी आउटसाइड ऑफ द विंडो वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से साइलेंट स्प्रिंग के ने हमारे पास एक इकोलॉजिकल मैसेज दिया ह्यूमन को। इकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया कि इकोलॉजी हमारे पास होती है ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास उसने एक इकोलॉजिकल मैसेज दिया कि भाई इंसान अपनी इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। इंसान अपनी इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो इंडेंजर हो रही है, वो हमारे पास सेफ़ नहीं है, हमारे पास इतने इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स बढ़ रहे हैं कि हमारे पास हमारी इन्वायरमेंट ही सेफ़ नहीं है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी एक जो मूवमेंट 1960s और 1970s में जो हमारे पास मूवमेंट्स की इब्तिदा थी, ठीक है, वो हमारे पास रिचर्ड कार्सन की इस बुक से और रिचर्ड कार्सन की इस पब्लिकेशन से स्टार्ट हुई, ठीक है। 1960s में हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास एक बहुत बड़ी सोशल मूवमेंट बन गई, ठीक है, और पॉलिटिकल एक्टिविज़म, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हुआ कि थाउजेंड ऑफ इनको फिर हमारे पास पॉलिटिकल भी, इनको क्या नाम थी, पॉलिटिकल भी इन लोगों को सपोर्ट हासिल थी, ठीक है। ये एक पॉलिटिकलाइज किया गया इस आइडिया को। अब थाउजेंड ऑफ सिटीजन्स थे, ज़्यादातर वो यंग मिडिल क्लास थे, यंग मिडिल क्लास वाइट मैन और वुमेन, ठीक है। वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स में हमारे पास इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, ठीक है। इस ईयर में हमारे पास फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया 22 अप्रैल, ठीक है। 22 अप्रैल को फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया 1960s और 1970s में। ये आप लोगों ने जब नोट करना है तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने डिकेड्स के मुताबिक नोट करना है, मोटे मोटे पॉइंट्स, ठीक है, कि 1960 में क्या होता है, 70s में क्या होता है, 90 तक कैसे पहुंचते हैं हम लोग, तो ये इस तरह बड़े बड़े पॉइंट्स, ठीक है। 1960 और 1970s में हमारे पास फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया 22 अप्रैल को, ठीक है। और फिर उसमें हमारे पास यही हुआ, बिग मैसेज उन लोगों ने दिया पॉलिटिशियन को कि वेक अप एंड डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट, राइट। ये हमारे पास एक वाइड स्प्रेड पब्लिक मैसेज था जो हमारे पास इन्वायरमेंटल गोल्स और क्या नाम था, फेडरल लेजिस्लेशन और ये चीज़ें उसमें बनाने में हेल्प की। अब इसका क्या हुआ, हेल्प क्या हुई कि हमारे पास लेजिस्लेशन बनना शुरू हो गई, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट नीपा, NEPA, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट हमारे पास आ गया 1960s में, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, EIS, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, ये हमारे पास आई 1960s में, ठीक है। अब हमारे पास हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होता जाएगा कि हमारे पास इन्वायरमेंट पे काम बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। इन्वायरमेंटल अब 1960 1970s में हमारे पास उन लोगों ने क्या किया, जो मिडिल क्लास थी, जो वाइट मैन थे, वो लोग उठे हैं, उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाया है, पॉलिटिशियंस पे प्रेशर बढ़ाया है और ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेशन दे मार, ठीक है। हर चीज़ पे, हर उनकी जो मसला चल रहा था, हर चीज़ पे उन लोगों ने बाकायदा लेजिस्लेशन, बाकायदा पॉलिटिक्स का यूज़ करते हुए बाकायदा उन लोगों ने लेजिस्लेशन बनाना शुरू कर दी, ठीक है। अब इसमें बहुत सी लेजिस्लेशन है, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन ड्यूरिंग 1970s में बहुत सी लेजिस्लेशन आई, बहुत से ओशन डंपिंग पे आई, ओशन डंपिंग का एक्ट आया, पेस्टिसाइड कंट्रोल एक्ट आया, क्लीन एयर एक्ट आया, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट आया, ठीक है। तो मतलब 1970s का जो ज़माना था, ठीक है, वो हमारे पास क्या हुआ, नीपा हमारे पॉलिसी एक्ट,
ठीक है। ये मैं आपको कमेंट्स में बता देती हूँ, मोटे मोटे लिख दें आप लोग 1970 और 1960s, 60 और 70 देती हूँ। ये हाईलाइट वाले जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग लिखते हैं, ये भी बहुत है, ठीक है। अर्थ डे हमारे पास 1960 1970 में इब्तिदा हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन डिफरेंट इश्यूज़ पे, ठीक है, क्लीन वाटर पे, क्लीन एयर पे, ओशन डंपिंग पे। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से बीच में इंटरप्ट हो गया था। एम आई ऑडिबल? 1960s 1970s में जो हमारे पास लेजिस्लेशन वगैरह हुई थी डिफरेंट, तो वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इस डिकेट में हमारे पास स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एक तो अर्थ डे था, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस हुई थी, ठीक है, डिफरेंट। एम आई ऑडिबल? कोई भी एक कमेंट करके मुझे बता दे। कोई भी एक कमेंट करके मुझे बता दे। ओके, ऑल राइट, ओके ओके। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास एक दूसरा काम हुआ, तो उसमें हमारे पास बनी थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो तीन हमारे पास 1970s में, 1960 1970 में स्टार्ट हुई थी वो रिचर्ड कार्सन की पब्लिकेशन से, और आते आते उसमें हमारे पास ये 3-4 काम हुए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेशन जितनी भी आपको आती है ना, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, जितना कुछ आपको आता है उन सब पे हमारे पास लेजिस्लेशन आती गई, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अभी भी नहीं क्लियर आवाज़ सना? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अभी बोल रही हूँ तो क्लियर है? पता नहीं ये अचानक नेट को क्या हुआ है। यस ऑडिबल, ओके। अच्छा, तो क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हुई हमारे पास EPA, ये हमारे पास 1970s के ज़माने में ही हुई है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ कि फिर हमारे पास क्या हुआ कि रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आना शुरू हो गई, ठीक है। ये मतलब इतनी, मतलब आप लोग इस तरह करें कि आप लोग जस्ट मोटे मोटे पॉइंट्स लिखें कि बस इस डिकेड में ये 3-4 बड़े बड़े काम हुए, EPA हुई, लेजिस्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो गई, ठीक है। अर्थ डे हमारे पास मनाया गया, और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे पास थी तो वो हमारे पास आना शुरू हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 1960 हो गया, 70 हो गया, 1980s में। 1980s में हमारे पास क्या हुआ? 1980s में हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये हमारे पास आना शुरू हो गई, ठीक है। इसमें इन लोगों ने क्या किया कि जो लोकल इन्वायरमेंट को जो थ्रेट था, अच्छा अब एक हमारे पास इसमें मशहूर है हमारे पास NIBIDIUM, NIM, मैं लिख देती हूँ बल्कि, ठीक है, NIMBYISM, ठीक है। ये है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये एब्रीविएशन है नॉट इन माई बैकयार्ड, नॉट इन माई बैकयार्ड, ठीक है। इसमें हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम करना शुरू किया कि इसने हमारे पास क्या किया कि इसने हमारे पास लोकल जो इन्वायरमेंट को थ्रेट्स हैं, मतलब लोकल इन्वायरमेंट ये है कि आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई कंटिमिनेटेड वेस्ट साइट्स हैं, जैसे हमारे घरों के सामने होती हैं अक्सर, ठीक है, मतलब जो लो लेवल क्लास है, ठीक है, अक्सर उनके घरों के सामने हमारे होती हैं, क्या नाम है, डंपिंग साइट्स होती हैं, कूड़ा करकट वाला वो डंप सा बनाया हुआ होता है, वहाँ पे होती हैं, कोई बैक यार्ड में फेंक रहा होता है कूड़ा करकट, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन थी नॉट इन माय बैकयार्ड, ये हमारे पास जो थी, तो ये हमें ये बताती है कि हमारी पास जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अगर आप लोगों के ऐसी एरिया में हैं, अगर ऐसे एरिया में आ गई हैं कि जहाँ पे लिविंग एरिया है, तो वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या आपकी जो वेस्ट साइट्स हैं वो ऐसी एरिया में नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे आप लोगों की क्या नाम है, रिहाइश है, ठीक है। तो नॉट इन माई बैकयार्ड वो एक ऐसी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी, या ऐसी हमारे पास वो उन लोगों ने चलाई थी कि जो लोकल इन्वायरमेंट है, जो आपका अपना इन्वायरमेंट है, जो आपका बहुत
माइनर लेवल पे, छोटे लेवल पे जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास अफेक्ट ना हो। ठीक हो गया। इसके बाद ये हुआ कि 1980s में ही हमारे पास एक दूसरी मूवमेंट थी, इन्वायरमेंटल जस्टिस मूवमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल जस्टिस मूवमेंट में वही वाली बात जो हम लोगों ने पढ़ी है ना, मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट में एक पॉइंट था इन्वायरमेंटल जस्टिस का, तो उसमें यही बात करते हैं कि जो हमारे पास लोग हैं उन तमाम लोगों को इक्वली हेल्दी और सेफ़ इन्वायरमेंट का हक है। ठीक है, अब क्लासिज्म पे या रेसिज्म पे आप लोग जो हैं तो अपनी इन्वायरमेंट को वो नहीं कर इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई इसकी अपर क्लास है तो ये अच्छा इन्वायरमेंट है, इसको पानी भी साफ़ सुथरा मिलना चाहिए और इसके इर्द गिर्द डंप वेस्ट डंप भी नहीं होना चाहिए और इसके इर्द गिर्द फैक्ट्रीज भी नहीं होनी चाहिए। और चूँकि जो दूसरा बंदा है लोअर मिडल है या लो क्लास का है तो उसको अगर ये गंदा पानी भी पीता है तो खैर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस में या इन्वायरमेंटल जस्टिस मूवमेंट हमारे पास बाकायदा चलाई गई 1980s में कि आप लोग क्लासिज्म पे और रेसिज्म की बेसिस पे ये काम नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब लोग जाते हैं 1990s में। 1990s में हमारे पास क्या हुआ कि 1990s में हमारे पास, ठीक है, 1990s में हमारे पास क्या हुआ कि 1990s में हमारे पास जो हमारे पास थी मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता लोकल लेवल से देखें स्टार्ट हुई थी पहले हमारे पास, लोकल लेवल से होते होते वो हमारे पास आ गई ग्लोबल इन्वायरमेंट पे, बात आ गई ग्लोबल इन्वायरमेंट पे 1990s में। ठीक है, अब वहाँ पे हमारे पास जो मैंने आपको ग्लोबल इश्यूज़ बताए हैं, जो मैंने आपको इंटरनेशनल इश्यूज़ बताए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गई, एसिड रेन हो गया, बायोडाइवर्सिटी, मरीन मैमल्स के बारे में, रेन फॉरेस्ट के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होना शुरू हो गई। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो समिट और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमारे पास ये काम होना शुरू हुआ कि ऐसे इश्यूज़ जो हमारे नेशनल लेवल के नहीं थे, ठीक है, पोल्यूशन से निकल के और ज़्यादा लार्जर इश्यूज़ थे, तो उस पर बात आ गई। तो ये हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हमारे पास 1990s में स्टार्ट हो गए। ठीक है, उसको डील करना और उसको हैंडल करना और उसके बारे में बात करना, ये हमारे पास स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास पहला हमारे पास जो 1990s में आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे पास इस चीज़ पे है कि हमारे पास जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो हमारे पास ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स और CFCs और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये वाली जो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी ओजोन डिप्लीशन का बाइस बन रही हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल आया। ये मैं आपको बताऊंगी आगे आगे जैसे जाएंगी, प्रोटोकॉल कॉन्फ्रेंसेस ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल आया जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसमें हमारे पास यही हुआ, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जस्ट इतना ही लिखेंगे 1990s में हमारे पास लोकल लेवल से लेके, लोकल लेवल को छोड़ के फिर इन्वायरमेंट की बात हुई, ग्लोबल लेवल पे बात हुई। उसमें हमारे पास आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उन लोगों ने ये बात की कि जो हमारे पास ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको बैन कर दिया जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए जो हमारी डिस्ट्रक्शन कास्ट कर रहे हैं, जो हमारी ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारे पास बैन लगा दिया जाए। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हुआ कि फिर हमारे पास 1990s में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई, इन्वायरमेंट पे बात हुई, और इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की बात हुई। ठीक है, और डिफरेंट हमारे पास जो थी ना मूवमेंट्स वगैरह शुरू होना शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन पहली जो हमारे पास 1990s में हमारे पास स्टार्ट हुई वो हमारे पास थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर वर्ल्ड वाइड हमारे पास अवेयरनेस शुरू हुई। अच्छा, उसामा मेरी तरफ से तो सेव रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो फेसबुक की तरफ से इशू आ रहा है वो मैं सर को मैसेज करती हूँ कि ये वीडियो ऑडियो जो है ये रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो सेव है। ठीक है, अगर आगे कोई इशू ना हुआ तो। अच्छा, अब इन्वामेंटल अवेयरनेस अराउंड द वर्ल्ड होना शुरू हुई। ठीक है, जैसे ही हमारे पास 1990s होना शुरू हुआ, ये इशू जो हमारे पास था लोकल लेवल से लेके, बाउंड्री से निकल के, नेशनल लेवल से निकल के हमारे पास ग्लोबल लेवल पे आना शुरू हुआ, तो डिफरेंट हमारे पास इन्वामेंटल अवेयरनेस शुरू हो गई। ठीक है, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, कोरिया में, ताइवान में, चाइना में, इंडिया में, जितने हमारे पास कंट्रीज़ थी। ठीक है, डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस भी, लाइक इंडिया उस वक्त डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आना शुरू हो गई, आगे आना शुरू हो गई। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास क्या थी, इन्वामेंटल NGOs ने भी अपना काम शुरू किया। इन्वामेंटल NGOs ने भी बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ग्रीन पीस, ठीक है, अभी भी है रोल ऑफ इन्वामेंटल NGOs। हमारे पास ग्रीन पीस एक NGO है, ठीक है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रास रूट इन्वामेंटल नेटवर्क है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या करती है कि
सपोर्ट करती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और क्या करती है कि इन्वामेंटल डिस्ट्रैक्शंस को, जो हमारे पास इन्वामेंटल डिस्ट्रक्शंस काज होती हैं, ठीक है, तो उनको वो कहते हैं कि नॉन वायलेंट और पीसफुल वे में हमारे पास वो उसको क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। ये मतलब इसके बारे में इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप लोग इसको ये भी कर लें कि पता भी हो आपको कि ग्रीन पीस है हमारे पास, वर्ल्ड वाइड फंड है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है। इसके अलावा हमारे पास एक है नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कुछ 3-4 हमारे पास क्या नाम है NGOs का थोड़ा सा वो रोल बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, WWF है हमारे पास, वर्ल्ड वाइड फंड। ये तो हमारे पास जब हमारा अपना इन्वायरमेंटल साइंस, मेरा BS इन्वायरमेंटल साइंस में है, तो वहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड जो है, तो ये इसका ऑफिस एक उसमें भी था, पेशावर में भी था। तो वो लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो बाकायदा क्या करते हैं, प्लान करते हैं, और डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज़ और असाइनमेंट्स और वो होती हैं, ठीक है, और बाकायदा वो लोग काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक हो गया। इन्वामेंटलिज़म टुडे के बारे में वो ये करते हैं कि हमारे पास जो इन्वामेंटल मूवमेंट है उसका इंक्रीजिंगली फोकस जो है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग में है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास वन ऑफ द टॉप मोस्ट इश्यूज़ है, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये है कि ग्लोबल वार्मिंग पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। पहले हमारे पास था ओजोन डिप्लीशन पे, एक ज़माने में हमारे पास ओजोन डिप्लीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस था, ठीक है। लेकिन चूँकि हमारे पास ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ था, ठीक है। और ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थी, इसके ऊपर हमारे पास जो बैन लगना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास साइंटिस्ट ने ये देखा कि हमारे पास जो ओजोन होल है उसमें हमारे पास कमी आना शुरू हुई है। तो अब हमारे पास ये है कि आजकल का जो इशू है वो हमारे पास क्लाइमेट चेंज है, और वो हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग। ये हमारे पास जड़ है हर चीज़ की, ठीक है। पोल्यूशन के अलावा ये हमारे पास जड़ है हर चीज़ की। आपके अगर ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, आपकी अगर स्ट्रीम्स, आपके रिवर्स, आपके ओशंस, आपके सी ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास, उसके सब के पीछे हमारे पास जो काज है वो हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग। आपकी अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, आपकी ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो रही हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से आपका जो रिवर फ्लो है, जो वाटर फ्लो है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो अपनी मतलब अपनी उनको मिकदार से ज़्यादा मेल्टिंग की वजह से आपको क्या नाम है, उनको रिवर बॉडी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको अपनी मिकदार से ज़्यादा उसमें ओवरफ्लो होता जा रहा है, ठीक है। आपकी फ्लड्स, आपकी हरिकेन्स, आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं से जाके वो ग्लोबल वार्मिंग से पॉइंट आउट हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया कि जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग से जाके इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग एक हॉट इशू है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज आपका वो हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप अपनी कंट्री में मतलब इंटरनेशनल लेवल पे नहीं भी, तो ये हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान में। अब कराची में ये हुआ कि इस साल हमारे पास बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, ठीक है। जो वो बारिशें मतलब ऐसी थी कि जो बहुत साल पहले हुआ करती थी और वो बीच में ख़त्म हो गई थी, और इस साल वो दोबारा बहुत ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। ये हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हीट वेव्स हमने बहुत ज़्यादा पिछले साल हमने ऑब्ज़र्व की हैं कराची में, मतलब एक लेवल से ज़्यादा उसका हाई टेम्परेचर था पिछले साल। हम लोगों ने ये जनरल चीज़ें हैं, पिछले साल हम लोगों ने ये देखा, नोटिस किया कि जनवरी में हमारे पास कहीं जाके पहली बारिश हुई थी, ठीक है। इस दफ़ा हमारे पास ये हुआ कि अब अपने टाइम पे सर्दी आ रही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आहिस्ता आहिस्ता सर्द होना शुरू हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास चेंजेस हैं, हमारे पास ये चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन है, हम लोग देख रहे हैं मक्का मदीना में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, ठीक है। हालांकि वो इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन वहाँ पे हुई है, वहाँ पे हो रही है। तो ये एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहाँ पे कहीं पे ऐसा हो रहा है कि सर्दियों का ड्यूरेशन कम हो रहा है, कहीं पे सर्दियों का ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे हमारे पास समर ज़्यादा हो रही है, कहीं हमारे पास समर शॉर्ट हो रही है। तो ये सारा हमारे पास एक ग्लोबल शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। हम लोग देखें, हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस को या इन्वायरमेंट को हम लोग ख़ास अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है हमारे पास, ठीक है। आपकी इन्वायरमेंट ही नहीं होगी, आपका यूनिवर्स ही नहीं होगा, आपकी अर्थ ही नहीं होगी, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगी, तो आपकी तो लिविंग ही ख़त्म हो रही है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह हम लोग कल से ये करेंगे कि अपनी कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आपके इस चैप्टर का जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास कवर हो चुका है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, ठीक हो गया। हमने अब इसमें कोशिश करनी है
हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट ही हमने कर लिया है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें कोशिश करनी है कि हम इसको 2 to 3 डेज़ में ये चैप्टर ख़त्म हो जाए हमारा, ठीक हो गया। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हमारे पास हो गया। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट हो गया है। कल की कोशिश ये है कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ये हो जाए हमारे पास, ठीक है। और आवर कॉमन फ्यूचर, रियो समिट, 2-3 कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पास क्लाइमेट चेंज आता है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। डिफरेंट चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं कि हमारे पास अर्थ का जो टेम्परेचर अगर राइज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो हमारे पास डिफरेंट वजूहात की वजह से आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट फिनोमिनाज हैं। ग्लोबल वार्मिंग और डिफरेंट चीज़ है, वो हमारे पास अर्थ का राइजिंग टेम्परेचर है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है कि इसको हम लोग कवर कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो इम्पोर्टेंट आसान वाले टॉपिक्स हैं जैसे कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़ है, उसमें सारा वो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉवर्टी और वो सारी चीज़ें, ठीक है। वो हमारे पास इजी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कुछ अगर टॉपिक समझ नहीं आएगा तो वो हम लोग कर लेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला चैप्टर जो है वो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो खुद कर सकते हैं वो आप लोग खुद कर लेंगे। जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि जिसमें थोड़ी बहुत समझाने की ज़रूरत है तो वो हम लोग यहाँ क्लास पे कर दिया करेंगे, ठीक है। ऐसा है कि अभी मैं मुझे फ़ीडबैक दें इस पर, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ। अब मेरे पास टाइम बिल्कुल मतलब अभी आप लोगों ने भी देना है, मैंने भी देना है। मेरी खैर से सेकंड अटैम्प्ट है तो फेब में मैंने अपेयर होना है, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं स्लाइड्स वगैरह शेयर करूं या कुछ शेयर करूं। तो कोशिश आप लोग ये करें कि वीडियोस हमारी तरफ से डिलीट नहीं, ऑडियोज़ हमारी तरफ से डिलीट नहीं हो रही। कोशिश आप लोग ये करें कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप यहाँ से ले लें, ठीक है। मैं बताती हूँ एक सेकेंड, ठीक है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ से ले लें। मैंने तो वर्ल्ड टाइम की जो थी बुक्स इस्तेमाल की थी। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको मिल गया तो आप फिर जहाँ से भी पढ़ें आपको वो पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। हैदर मूवमेंट आप इतनी ही करें जितनी मैंने आपको बताई हैं। डिकेट्स से के हिसाब से जाएँ, 1960 से शुरू होता है, रिचर्ड कार्सन की पब्लिकेशन से शुरू होता है। 1960 में 2-3 बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि हमारे पास अर्थ डे मनाया जाता है, डिफरेंट लेजिस्लेशंस हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। इतना ही करें जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। 1960 में ये होता है। 1970s में हमारे पास लेजिस्लेशन वगैरह सबको जाना शुरू हो जाती हैं। 1980s में हमारे पास लोकल ऑर्गेनाइजेशंस उठती हैं। लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है। निबीजियम हमारे पास है, नॉट इन माई बैकयार्ड, ठीक है। 1980s में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना रोल प्ले करना शुरू करती हैं। 1980s में एक हमारे पास इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी, वो हमारे पास थी इन्वामेंटल जस्टिस की बात की जाती है, ठीक है। कि इन्वामेंट सब लोगों के लिए इक्वली बराबर है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 1980s के बाद हमारे पास बात आ जाती है, 1990s में हमारे पास बात आ जाती है ग्लोबल इशूज़ पे। तो जितना मैंने बताया है इसी को बस डिकेड के हिसाब से 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट इसमें लिख दें। ये आपकी हमारे पास इतना ही आपने पढ़ना है, ठीक है। यही आपके पास एनवायरमेंटल हिस्ट्री है और यहीं से आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा डिटेल में नहीं जाए क्योंकि अभी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस में बहुत कुछ है, थोड़ा सा सिलेबस लेंथी है लेकिन ये है कि सेफ सब्जेक्ट है, ठीक है। जितनी ज़्यादा इस पर मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको एवरेज से अबव एवरेज मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक दे दें, कोई चीज़ इंप्रूव करनी हो, कोई चीज़ ऐड करनी हो। ये है कि समझाने से मैं मतलब अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके दे सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास वो टाइम नहीं है कि स्लाइड्स वगैरह या मटेरियल शेयर करूँ, या वो टाइम मेरे पास नहीं है बिकॉज मेरा अपना भी फिर एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई सजेशन वगैरह हो तो वो आप मुझे दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, ख़ुद भी आप स्टडी करें, कोई चीज़ कोई बात किसी जगह पे समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। कल से इंशाल्लाह हम लोग इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।